हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्टोरी लाइफ पे, हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पे सॉरी। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलते हैं हम लोग आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री के जो मैराथन श्रृंखला है, जो उसमें वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम में लेते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं प्रश्नों की अगली श्रृंखला, जिसमें आज का पहला प्रश्न है निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? आपका ऑप्शन है अबू दजल, मोहम्मद वारिस, गुलबदन बेगम, चंद्रभान ब्राह्मण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चंद्रभान ब्राह्मण। तो चंद्रभान ब्राह्मण जो इनका एक दरबारी इतिहासकार था, इसने चार चमन नामक पुस्तक लिखी शाहजहां के शासनकाल में, जिसको हम स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहते हैं। और शाहजहां को इमारतों, महलों और मस्जिदों को बनवाने में विशेष लगाव था। शाहजहां के ही शासनकाल में ताजमहल, लाल किला जैसे इमारत का निर्माण किया गया। तो इसी के दरबार में चंद्रभान ब्राह्मण नामक एक विद्वान रहता था, जिसने चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियमन किया गया? 1834, 1891, 1889, 1901। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 1891 आपका सही है। 1891 आपका सही है। अब हम समझेंगे कि सम्मति आयु अधिनियम क्या था। सम्मति आयु अधिनियम था, ये था विवाह करने की न्यूनतम आयु, जो कि अंग्रेज़ों के समय में इस कानून को पारित किया गया। इसमें रखा क्या गया कि जो महिलाएं थीं, यानी जो बालिकाएं थीं, उनकी उम्र 12 वर्ष रखा गया और लड़कों की उम्र 14 वर्ष रखा गया। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में एज ऑफ कैप्चर्ड एक्ट भी कहते हैं। अब सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया और जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, व्योमेश बनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1876 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अंग्रेज़ों के समय में ICS अधिकारी भी थे। ठीक है, 1874 ईस्वी में इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था अपने पद से। और इंडियन एसोसिएशन ऐसी पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने भारत के लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया, खास करके मध्यम वर्ग के लोगों को जागरूक किया। यह सबसे पहले राजनीति की ककाहरा सिखाने वाली पार्टी थी। इसी पार्टी को बेस बना के आगे चल के 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक थी 1885 में 28 दिसंबर को, उसमें जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं पहुंच पाए थे। क्यों? क्योंकि उसी दिन इनकी भी पार्टी की बैठक थी। आगे चल के 1890 में इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। तो अब जो इनकी पार्टी थी वो कांग्रेस में संयुक्त हो गई थी। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और लड्डू क्वेश्चन है।
ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हम थोड़ा और समझेंगे इसमें। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, सबसे महानतम शासक था। इसके पिता का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है। ठीक है मित्रों, इसकी माता का क्या नाम था? इसकी माता का नाम था ध्रुव स्वामिनी। क्या नाम था? ध्रुव स्वामिनी। और फिर समुद्रगुप्त ने जितनी विजयों को किया उसमें कभी इसको पराजय नहीं मिला, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि भारत के नेपोलियन की उपाधि किसने दिया था समुद्रगुप्त को? तो ये दिए थे डॉक्टर V.S. स्मिथ ने। किसने दिया था? डॉक्टर V.A. स्मिथ ने। ये बहुत प्रसिद्ध और जाने माने इतिहासकार थे ब्रिटिश के, जिन्होंने ये उपाधि दी थी। अब नेपोलियन कौन था? ये भी आप लोगों को पता है कि नेपोलियन फ्रांस का बड़ा ही महानतम सम्राट था। इसने पूरे यूरोप को एकीकरण किया और फ्रांस का शासक भी बना रहा। कभी कभी इसको तानाशाह के नाम से भी संबोधित किया जाता है। फिर अगला इसमें जो ऑप्शन दिया है अशोक। अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक था। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार अशोक का पिता था, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? ये गुप्त वंश का शासक था। कभी कभी इसको गुप्त वो साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, लेकिन आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिएगा। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है मित्रों, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब वही बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं अब अपने इस चैनल पर आगे चल के बस 1 या 2 दिन में सीटेट और यूपी टेट से संबंधित वीडियो भी अपलोड करूँगा, और उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया भी जाएगा, क्योंकि मैं खुद 2 बार सीटेट का अपर और लोअर एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। यूपी टेट का दोनों कैटेगरी पास कर चुका हूँ। छत्तीसगढ़ टेट का दोनों एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। मध्य प्रदेश टेट का सभी एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ, और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के जो कक्षा 1 से 5 होता है उसमें मैं कार्यरत हूँ, यानी गवर्नमेंट टीचर भी मैं हूँ। ठीक है, और इतिहास के क्षेत्र में मैंने नेट की डिग्री अर्जित किया हुआ है। नेट मतलब जो होता है कि पूरे भारत में यानी पूरे देश में इतिहास के जो प्रोफेसर होते हैं उस कैटेगरी में मैं शामिल हूँ। मैं 2 वर्षों तक डिग्री कॉलेजों में अध्यापन कार्य भी किया हूँ। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भरोसा करके हमारे इस चैनल पे पढ़ाए गए चीज़ों को पढ़िए, समझिए, विश्वास करिए, क्योंकि ये किसी ऐसे लोगों के द्वारा नहीं है कि जो एजुकेटेड नहीं है। तो हम एकदम वेल एजुकेटेड हैं। तो आगे चल के हम इस पर सीटेट का भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करिए जो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अध्यापक भर्ती हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, पुलिस हो, कुछ भी हो जो कि वनडे एग्ज़ाम के अंतर्गत आता है, जिसमें सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हों, उन सब को हमारा वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो अभी हमने आपको लोगों बताया कि इस क्वेश्चन को अभी हमने किया है 1876 ईस्वी में। अभी मैंने चर्चा भी की है, तो इस पर समय बेकार करना ठीक नहीं है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। पिछली बार मैं जब पीजीटी का पेपर दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है 1875, 1790, 1905, 1890। अब हम ये समझेंगे कि आखिर पहले इसमें क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है। 1875 इसमें आपका राइट ऑप्शन है। अब बॉम्बे दक्कन माने क्या होता है? देखिए, दक्कन जो होते हैं भारत के जो दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ के जो राज्य हैं उनको हम लोग मोटे मोटे तौर पे इतिहासकारों ने उन स्थानों को दक्कन के नाम से इंगित करते हैं। ठीक है, तो अब ये
अंग्रेज़ों के शासनकाल के बारे में क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत क्यों हुई थी, कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1875 में। लेकिन क्यों हुई थी? क्योंकि अंग्रेज़ जो थे उनकी जो राजस्व प्रणाली थी बहुत ही ज़्यादा क्रूरतम तरीके से उसको लागू किया गया था। कभी कभी फसल नहीं उगती थी तब भी अंग्रेज़ काश्तकारों से जबरन वसूली करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। तो इन सब कारणों से वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है मित्रों, तो ये थे आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न जिन पे आज हमने चर्चा किया। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट्स में मुझे कुछ राय दीजिएगा ताकि मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकूं, इसमें कुछ नयापन ला सकूं। आप लोगों के सलाह सुझाव मैं तुरंत तुरंत अमल में लाऊंगा और उसका मैं विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। यदि आप कमेंट बॉक्स में ऐसा करते हैं तो मैं आपका विशेष आभारी रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए